हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम इतिहास के कुछ वंशों को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे कि कौन कौन मौर्य काल के बाद में वंश रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपके प्रश्न हैं। देखते हैं कैसे प्रश्न है ये। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मौर्य वंश के अंतिम सम्राट वृहदत्त का वध कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? मौर्य साम्राज्य का तख्ता पलट कर दिया और अपना आधिपत्य जमाया। शुंग वंश की नींव रखी। मौर्य वंश के पतन के पश्चात कई ब्राह्मण वंशीय शासकों ने सत्ता की बागडोर संभाली, और जिसमें शुंग वंश, कण्व वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश ये प्रमुख वंश थे। इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इनमें से शुंग वंश को। देखिए, शुंग वंश की नींव रखने वाला शुंग वंश की नींव रखने वाला इस वंश का प्रथम राजा कौन था? पुष्यमित्र था। कौन? पुष्यमित्र था। पुष्यमित्र को ब्राह्मण धर्म का समर्थक और बौद्ध धर्म का शत्रु माना जाता है। पूछा जाता है ऐसा कौन सा राजा था जो बौद्ध धर्म का शत्रु था और ब्राह्मण धर्म का समर्थक था? तो वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। अपने शासनकाल में उसने कई बौद्ध धर्म विरोधी गतिविधियों की और बौद्ध स्तूपों और विहारों का विनाश किया। किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। बौद्ध ग्रंथ दिव्यादान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने यह घोषणा की कि जो व्यक्ति मुझे एक भिक्षु का सिर लाकर देगा उसे मैं 100 दिनार दे दूंगा या दिनार दूंगा। एक ही बात है। तो ये किसका कथन है? ये पुष्यमित्र शुंग का कथन है। ये देखिए कथन उसका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। शुंगों को वैदिक धर्म का अनुयायी माना जाता है। किसे? वैदिक धर्म का अनुयायी माना जाता है, या अनुयायी का मतलब होता है मानने वाले। आगे देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग का कार्यकाल 185 से 149 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कालिदास द्वारा मल विकास अग्निमित्रम में शुंग वंश के बारे में देखते हैं आगे। और काल की राजनीतिक गतिविधियों का पता चलता है। अयोध्या से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। कौन सा यज्ञ कराया था? अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने यवन शासक डेमीट्रियस प्रथम को पराजित किया, और डेमीट्रियस भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम शासक था। शुंग वंश का 10वां राजा और अंतिम शासक कौन था? देवभूति था, जिसकी हत्या उसके अमात्य वसुदेव ने कर दी थी, और शुंग सिंहासन पर अपना आधिपत्य किया, मतलब आधिपत्य प्राप्त कर लिया था। अब देखते हैं कण्व वंश। देखिए, अमात्य वसुदेव कण्व ने अपने शासक देवभूति की हत्या कर सिंहासन पर कब्जा किया और कण्व वंश की स्थापना की। वासुदेव को पाटलिपुत्र के कण्व वंश का प्रवर्तक माना जाता है। किसे माना जाता है? वासुदेव को पाटलिपुत्र के कण्व वंश का प्रवर्तक माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सम्राट सुष्मी कण्व सिमुख कण्व था, जो कि बहुत ही दुर्बल और पद के अयोग्य था। बहुत ही दुर्बल राजा था, अपने पद के अयोग्य था। इसका क्या नाम है? सिमुख तो इसका प्रचलित नाम है। इसको और इस नाम से आया था सुष्मी। क्या? सुष्मी नाम आपको याद रखना है। जिस कारण कई राज्यों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये इतना अयोग्य था कि इससे कई राज्यों ने स्वतंत्र घोषित कर दिया और कण्व वंश का पतन हुआ। इस वंश का शासनकाल 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आगे देखते हैं कुषाण वंश। इसका जो बारे में पढ़ेंगे, इसका जो कौन थे जिसने इस वंश शुरू किया था? कुजुल कर्णफिसेस थे। देखिए, इसके बाद मगध पर कुषाण वंश की आधिपत्य हुआ, और कुजुल कर्णफिसेस को कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है, जो कि महान कुषाण सम्राट कनिष्क के परदादा थे। किसके परदादा थे? कनिष्क के परदादा थे। और
चौथी बौद्ध संस्कृति किसके शासनकाल में हुई है? कनिष्क के शासनकाल में हुई है। आपको ये भी याद रखना है। कुषाण वंश का पृथ्वी सम्राट कनिष्क माना जाता है, जो पृथ्वी सम्राट था। पहली राजधानी पुरुषपुर थी इसकी, और दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। पहली पुरुषपुर, दूसरी मथुरा थी, को बनाया इसने। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इतना महान शासक था कि इसे द्वितीय अशोक से पुकारा जाता है कहकर। ये कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के भी चलाए थे। किसने चलाए थे? कुषाणों ने ही सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के का प्रचलन भी किसने किया? कुषाणों ने ही किया था। आगे देखते हैं। और सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का भी प्रचलन किसके पास है? कुषाणों के पास है। किसके पास है? कुषाणों ने ही चलाए थे। और आगे देखते हैं इसमें कि कुषाण वंश ही वह वंश था जिसकी सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं। बहुत ही महान वंश था ये। आगे देखिए, कला की गांधार शैली भी कनिष्क के ही शासनकाल में ही पनपी थी। जो देखिए, दो शैली होती थी। कौन कौन सी शैली होती थी? एक मथुरा शैली, एक गांधार शैली। तो मथुरा शैली में मूर्ति बनती थी और गांधार शैली में मूर्ति को बनाया जाता था। शक संवत शुरू करने का श्रेय भी कनिष्क को ही दिया जाता है। कनिष्क ने ही बौद्ध अंकित सिक्कों का प्रचलन भी शुरू किया। यह भी माना जाता है कि कुषाण काल में ही मूर्ति पूजन की शुरुआत हुई थी। किसके काल में? कुषाण काल में ही मूर्ति पूजन की शुरुआत हुई थी। कुषाण वंश के पतन के पश्चात सातवाहन वंश का उदय हुआ। सातवाहन वंश क्या आप पढ़ेंगे? आंध्र प्रदेशीय सातवाहन वंश सतकर्णी वंश की नींव 27 ईसा पूर्व सिमुक ने रखी थी, जिसे सिंधुक या सिमुक या सिप्रक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें आंध्र जाति का बताया गया है। कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश का भी मगध पर साम्राज्य था। आगे देखते हैं। सातवाहन वंश का महान शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी को माना जाता है। किससे माना जाता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी को ही माना जाता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी को अद्वितीय क्या कहा जाता है? अद्वितीय या सतकर्णी क्या कहा जाता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। सतकर्णी ने प्रतिष्ठान नामक नगर को अपनी राजधानी बनाया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? सातवाहन साम्राज्य ही था। आगे देखिए, सातवाहन वंश के 17वें शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक गीत काव्य की रचना की। सातवाहन ने शीशे के सिक्के भी जारी किए थे। किसके? शीशे के सिक्के जारी किए थे किसने? सातवाहन शासकों ने। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक यज्ञ श्री सतकर्णी था, जो कि सतकर्णी उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक था। आगे देखते हैं इसमें। इन सबके पश्चात गुप्त वंश का उदय हुआ, जिसने भारत को पुनः एक सूत्र में बांधा। और मौर्य वंश के पश्चात कई वर्षों तक भारत पर राजनीतिक एकता का अभाव रहा। भारत में खत्म हो चुकी राजनीतिक एकता को पुनर्स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को जाता है। ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कल को हम गुप्त वंश का अध्ययन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।